Hello once again, welcome to my YouTube channel Exergy Classes, and this is Dr. Shivam, and I'm again here with a new lecture of Fundamental of Mechanical Engineering and Mechatronics FMEM, a subject being taught into the BTech first year of AKT Uttar Pradesh. So today I'll be discussing about the domestic refrigeration system, vapor compression refrigeration system, how it works, how the domestic refrigerator functions, and what are the different function of different components and all. So I'll start with the basic concept of different domestic refrigerator. So it is a we everyone knows that what is a refrigeration. We have already discussed about that a refrigerator or a refrigeration system is a device that is used to maintain the temperature of a confined space well below its surrounding temperature. अगर आप बात करें रेफ्रिजरेशन की या रेफ्रिजरेटर सिस्टम की, तो वो क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस जो कि अपने एक पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेस का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे, इमीडिएट सराउंडिंग के टेम्परेचर से नीचे मेंटेन करती है हर उस डिवाइस को, या उस डिवाइस को हम रेफ्रिजरेशन प्रोड्यूस करने वाली डिवाइस या फिर रेफ्रिजरेटर बोल सकते हैं. तो आज मैं डिस्कस करूँगा आपको डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के बारे में और उसकी जो बेसिक साइकिल है विच इज़ योर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल या VCR साइकिल हम इसे बोलते हैं. इन द माई प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको ये बताया था कि क्या आपकी रिवर्स कनॉट या फिर कनॉट रेफ्रिजरेशन साइकिल होती है, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था कि क्या क्या उसमें कंपोनेंट्स होते हैं. लाइक देयर वर 2 हीट एक्सचेंजर्स. अगर मैं बात करूँ हीट एक्सचेंजर्स की, तो वहाँ पे एक इवेपोरेटर था या फिर एक लोअर प्रेशर हीट एक्सचेंजर था, जिसमें कि रेफ्रिजरेंट एंटर करता था और देन वो पास ऑन करता था. कंप्रेसर उसे कंप्रेस करके हायर प्रेशर तक पहुँचाता था. जब प्रेशर इंक्रीज होता था, एट द सेम टाइम योर टेम्परेचर वॉज ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज द प्रोसेस ऑफ compression was assumed to be the isentropic compression process. इस वजह से उसका प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता था. देन लेटर एक हायर प्रेशर हीट एक्सचेंजर था जिसे हम कंडेंसर भी बोल सकते हैं. उस पर हमारी हीट रिजेक्ट होती थी एंड आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ द हीट वो आपका रेफ्रिजरेंट दोबारा से एक किसी एक्सपेंशन डिवाइस में जाता था जहाँ पर प्रेशर एंड टेम्परेचर बोथ वर रिड्यूस्ड, एंड इस तरीके से आपकी साइकिल वर्क करती थी. तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल किस तरीके से डिफरेंट है आपकी कनॉट रेफ्रिजरेशन साइकिल या फिर रिवर्स कनॉट साइकिल से, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. सो हियर यू कैन सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं. फ्यू कंपोनेंट्स आर वेरी कॉमन लाइक इवेपरेटर. एक लोअर प्रेशर हीट एक्सचेंजर है जिसे हम यहाँ पे इवेपरेटर कहते हैं. द फंक्शन ऑफ द इवेपरेटर इज़ टू मेंटेन द टेम्परेचर. इसका केवल और केवल फंक्शन यह है कि इट एक्सचेंजेस हीट विद द सराउंडिंग और ये उस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है. देन एक आपके पास दूसरा कंपोनेंट है जो कि कॉमन है, वो है आपका कंप्रेसर. द फंक्शन ऑफ कंप्रेसर इज़ वेरी क्लियर. इट कंप्रेसेस द रेफ्रिजरेंट और द वर्किंग फ्लूइड अप टू अ हायर प्रेशर, और जब ये कंप्रेशन करता है इन दैट प्रोसेस द प्रोसेस इज assumed टू बी द आइसेंट्रोपिक. इसकी वजह से उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है. देन अगेन वी हैव कंडेंसर जिसमें कि हीट रिजेक्ट होती है. हायर प्रेशर पर ये ऑपरेटेड होता है और यहाँ पर हीट का रिजेक्शन टेक्स प्लेस होता है. उसके बाद आपका रेफ्रिजरेंट कूल डाउन होकर एक दूसरे डिवाइस में आता है जो कि आपकी एक्सपेंशन डिवाइस है और जिसे हम यहाँ पे थ्रॉटलिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं. तो चलिए एक थोड़ा सा कंपेरेटिव स्टडी देखते हैं. आपके पास जो हम रिवर्स कनॉट साइकिल पढ़ते थे उसमें एक आपके पास कंडेंसर था जो कि हायर प्रेशर पर ऑपरेटेड था. देन यहाँ पे एक टरबाइन आपकी ऑपरेटेड थी. एक हायर प्रेशर के बाद एक्सपेंशन पर टरबाइन लगी होती थी. देन आपके पास यहाँ पे एक लोअर प्रेशर पे इवेपोरेटर था या फिर एक लो टेम्परेचर हीट एक्सचेंजर था अगर आप बोलें, और एक यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता था जो कि उस रिवर्स कनॉट साइकिल में लगा होता था. तो ये 4 कंपोनेंट्स थे. यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो जो लोअर टेम्परेचर का हीट एक्सचेंजर विच इज़ योर इवेपोरेटर वो तो एज इट इज़ है, वो बिल्कुल एज इट इज़ है. बस एक डिवाइस यहाँ पे जो चेंज हो रही है वो है आपका टरबाइन या फिर एक एक्सपेंशन डिवाइस हम बोलें तो वहाँ आपका रिवर्स कनॉट साइकिल में या कनॉट रेफ्रिजरेशन साइकिल में टरबाइन वॉज बेसिकली यूज्ड. टरबाइन यूज़ होती थी, बट यहाँ हमने इसे रिप्लेस कर दिया है एक एक्सपेंशन डिवाइस से और या फिर आपका थ्रॉटलिंग डिवाइस से, और जो कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के केस में कैपिलरी ट्यूब यूज़ होती है. कैपिलरी ट्यूब इज़ यूज्ड. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कैसे होता है, हाउ अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम या डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर वर्क्स. तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रेफ्रिजरेंट एंटर करता है इन लिक्विड स्टेज. 0.4 पर इसकी स्टेट लिक्विड स्टेट है. लिक्विड स्टेट पर लो प्रेशर पर इवेपोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट एंटर करता है. सिंस ये लिक्विड स्टेट में है, अब इवेपोरेटर्स का जो स्पेस है, चूँकि हमें उसे लोअर टेम्परेचर पर मेंटेन करना है, तो वहाँ की जो हीट होगी
उससे हमें रिमूव करना होगा विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, उसे हमें रिमूव करना होगा। उस रिमूवल ऑफ हीट की प्रोसेस में क्या होगा, आपका रेफ्रिजरेंट इस अमाउंट ऑफ हीट को QA जो कि एब्जॉर्ब्ड हीट है इसे एब्जॉर्ब कर लेता है या इसे गेन करता है और ख़ुद को चेंज कर लेता है सैचुरेटेड वेपर में। वो रेफ्रिजरेंट लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट में एंटर करता है, फिर खुद को एक सैचुरेटेड वेपर स्टेट में कन्वर्ट कर लेता है या चेंज कर लेता है। फेज चेंज की प्रोसेस होती है। इट मीन्स लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को वो वहाँ पर एक्वायर करके खुद को वो कर लेता है, वेपर में कन्वर्ट कर लेता है। अब देखिए, जो आपका इवेपरेटर है वो एक तरह का हीट एक्सचेंजर है, एंड द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट इवेपरेटर शुड बी सफिशिएंट इनफ ताकि आपका जो लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करता है वो पूरी तरह से सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो आपकी इफेक्टिवनेस बहुत हाई होनी चाहिए इवेपरेटर की। देन इट गोज़ टू मतलब बेसिक पहले आपके रिवर्स कार्नोट से इसे कंपेयर करते हैं। देन इट गोज़ टू द कंप्रेसर। तो ये लो प्रेशर पर लो टेम्परेचर पर आपका इवेपरेटर है ऑपरेट करता है। देन कंप्रेसर में जाता है। कंप्रेसर क्या करता है, इसे हायर प्रेशर तक ले जाता है, हायर प्रेशर, बिकॉज हर एक कंप्रेसर के लिए आपका ये डिज़ाइन होता है, हर एज पर द कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी जो भी आपको डिज़ायर्ड है रेफ्रिजरेटर के अकॉर्डिंग, उसकी एक पर्टिकुलर प्रेशर के लिए वो डिज़ाइंड है, उसी प्रेशर तक वो ऑपरेट कर पाएगा। तो कंप्रेसर यूजुअली इंक्रीजेज द प्रेशर एज वेल एज इन दैट प्रोसेस जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, सिंस द प्रोसेस 1 to 2 the process 1 to 2 is assumed to be the isentropic compression process, इस वजह से वहाँ पे इंट्रोपी कांस्टेंट रहती है एंड योर टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेज ड्यूरिंग द कंप्रेशन प्रोसेस। देन आपका जो अच्छा जब ये कंप्रेस होगा तो ये आपका रेफ्रिजरेंट जो कि ऑलरेडी सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट था वो कन्वर्ट हो जाएगा सुपर हीटेड वेपर में, सुपर हीटेड वेपर रेफ्रिजरेंट पे। तो जो 0.2 पर आपकी स्टेट हो सकती है वो आपके सुपर हीटेड वेपर हो सकती है। देन इट अगेन गोज़ टू योर कंडेंसर। आगे ये कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर के बारे में मैंने आपको बताया था, इट्स अ काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर जो कि हीट को अवे करता है, मीन्स हीट को एक्सट्रैक्ट करके बाहर रिमूव करता है, रिमूवल ऑफ द हीट टेक्स प्लेस। तो आपका रेफ्रिजरेंट एक कंडेंसर में एंटर करता है विच इज़ अ काइंड ऑफ हीट एक्सचेंजर एंड देयर इटसेल्फ एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, आप एक तरीके से देखिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर आपका टेम्परेचर रिजेक्शन ऑफ हीट की वजह से आपका टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है, रिजेक्शन ऑफ हीट की वजह से आपका टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है। और अगेन मैं बात वही कहूँगा कि आपका कंडेंसर भी इतना सफिशिएंट इफेक्टिव होना चाहिए कि वो आपकी जो लिक्विड है, जो आपका वेपर रेफ्रिजरेंट है जो स्टेट 2 पर है, उसको कम्प्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देता है, सैचुरेटेड लिक्विड या फिर इनफैक्ट सब कूल्ड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। अब बात आ जाती है अगेन आपकी प्रोसेस 3 to 4 की। अब प्रोसेस 3 to 4 में वी हैव एक्सपेंशन डिवाइस। हम वहाँ पे अब डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर या फिर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम एक्सपेंशन डिवाइस यूज़ करते हैं, ना कि एक एक्सपैंडर या फिर टर्बाइन यूज़ करते हैं। बहुत सारे रीजन है उसके, आई विल नॉट गो इनटू टू मच डिटेल, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली बात यह है कि आपका बहुत ज़्यादा वर्क आउटपुट हमें नीडेड नहीं है। हमें यहाँ पे पर्पज़ इज़ टू प्रोड्यूस द लोअर इज़ टू डिक्रीज़ द प्रेशर। हमें प्रेशर डिक्रीज़ करना है स्टेट 3 से स्टेट 4 की तरफ, और इन दैट प्रोसेस आपका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है। तो थ्रॉटलिंग डिवाइस विच इज़ योर एक्सपेंशन डिवाइस एक तरीके से बोल रहे हैं, और कैपिलरी ट्यूब, सिंगल कैपिलरी ट्यूब या फिर डबल हेलिकल कैपिलरी ट्यूब यहाँ पे यूज़ होती है। और अब स्टेट 3 से स्टेट 4 की तरफ हमने कम्प्लीटली, जब ये एक्सपेंशन टेक्स प्लेस होता है तो स्टेट 3 to 4 ये आपका पूरी तरह से सैचुरेटेड 4 जो प्रोसेस है वो सैचुरेटेड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अगर इट गोज़ टू योर इवेपरेटर एंड दैट इज़ हाउ द साइकिल गोज़ ऑन। अब सेम इस चीज़ को एक बार मैं आपको एक कर्व से समझाता हूँ, टेम्परेचर एंट्रोपी कर्व और प्रेशर इंथैल्पी कर्व से। चलिए मान लेते हैं लेट्स से कि योर रेफ्रिजरेंट एंटर्स एट अ सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट, जो मैंने आपको बताया था इन इवेपरेटर में एंटर करता है आपका रेफ्रिजरेंट लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट दैट इज सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। ये आपकी स्टेट 4 है, स्टेट 4 पर। देन इट एंटर्स द इवेपरेटर, इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द कन्फाइंड स्पेस विच इज़ QA, और खुद की लैटेंट हीट को वो गेन करके खुद का फेस चेंज कर लेता है
और अगर आपके इवेपरेटर की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस अच्छी है तो ये आपको स्टेट 1 पर सैचुरेटेड वेपर स्टेट प्रोवाइड करता है, सैचुरेटेड वेपर स्टेट प्रोवाइड करता है। देन इट एंटर्स द कंप्रेसर। प्रोसेस 1 to 2 आपकी कंप्रेशन की प्रोसेस है। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन होता है, तो मैंने यहाँ पे आपको इंट्रोपिक कांस्टेंट दिखा रखी है। आप अगर देखें टी एस कर्व पर इंट्रोपिक कांस्टेंट है प्रोसेस 1 to 2 के बीच में। देन अब स्टेट एक करस्पॉन्डिंग प्रेशर के लिए जब वो कंप्रेसर डिज़ाइन है तो आपको यह हायर प्रेशर एंड ऑब्वियसली हायर टेम्परेचर तक पहुंचा देता है, हायर प्रेशर एंड हायर टेम्परेचर पर पहुंचा देता है। देन इट एंटर्स द हीट एक्सचेंजर, अपर प्रेशर और हायर प्रेशर हीट एक्सचेंजर विच इज़ योर कंडेंसर में एंटर करता है एंड देयर नाउ टेक्स द हीट एक्सचेंज प्रोसेस। यहाँ पर हीट एक्सचेंज या हीट रिजेक्शन की प्रोसेस टेक्स प्लेस होती है QR, और इट इज़ रिजेक्टेड एट अ हायर टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर देते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि द कंडेंसर शुड बी सफिशिएंट इनफ या इफेक्टिव इनफ टू कन्वर्ट योर सुपर हीटेड वेपर टू सैचुरेटेड लिक्विड और सब कूल्ड लिक्विड या फिर हम सैचुरेटेड लिक्विड में उसे कन्वर्ट कर देंगे। रीज़न क्या है कि आपको स्टेट 4 पर एक सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट चाहिए। तो स्टेट 4 आपकी फिक्स है, स्टेट 1 आपकी फिक्स है, स्टेट 2 आपकी सुपर हीटेड हो जाएगी, तो स्टेट 3 कैन बी सैचुरेटेड लिक्विड और सब कूल्ड लिक्विड। जिन्हें यह ना समझ में आ रहा तो मैं एक बार बता देता हूँ कि जो मैंने कर्व ड्रॉ कर रखा है वहाँ पर अगर आप देखेंगे कुछ इस तरीके से मैंने कर्व ड्रॉ किया है। तो ये लाइन जो राइट वर्ड की लाइन है ये बताती है सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये लाइन बताती है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ये जोन है आपका डोम के अंदर, ये है वेट जोन जहाँ पर आपकी बोथ लिक्विड एज वेल एज वेपर स्टेट एग्जिस्ट करती है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ करते हैं इसमें जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी वो कहलाएगी आपकी लैटेंट हीट या फिर फेज चेंज की बात हो रही है यहाँ पे। और जो टॉप पॉइंट है अगर सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर कर्व को अगर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये कहलाता है क्रिटिकल पॉइंट। नाउ सिमिलरली अगर मैं देखूँ तो स्टेट 4 देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा स्टेट 1 फिक्स है बिकॉज आपको सैचुरेटेड वेपर स्टेट चाहिए एट द एग्जिट ऑफ एवेपोरेटर। आपको यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करके सैचुरेटेड लिक्विड में एंटर करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा एवेपोरेटर में, और आपको स्टेट 1 पर चाहिए सैचुरेटेड वेपर स्टेट। यहाँ सैचुरेटेड लिक्विड और वो सैचुरेटेड वेपर, देन वो एंटर करता है रेफ्रिजरेंट आपका सैचुरेटेड वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर्स योर compressor and it compresses up to a design or required pressure, and in this process of compression the temperature also increases। ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। देन आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट रिजेक्शन करते हैं, हीट रिजेक्शन विद इन द कंडेंसर, और कंडेंसर आपका इतना सफिशिएंट इनफ हो जाना चाहिए कि आप स्टेट 3' या तो आप सैचुरेटेड लिक्विड या फिर आप सब कूल्ड लिक्विड स्टेट को प्रोड्यूस कर लें। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस आपके पास जो है वो है प्रोसेस 3 to 4। आपके पास एक प्रोसेस है 3 to 4, प्रोसेस 3 to 4 जो कि आपको यहाँ से दिखा रही है। प्रोसेस 3 to 4 हम यहाँ से जाते हैं इस जगह, देन हियर, देन प्रोसेस 3 to 4 इज़ दिस इरिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं इसे 3 से दिखाऊँ और इसे मैं 3' से दिखाऊँ तो 3' से मैं जो 4 की प्रोसेस है 3' to 4 की प्रोसेस है वो आपकी इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस है। इरिवर्सिबिलिटी मीन्स कि इफ द सिस्टम इज एनालाइज्ड और वो वही पाथ फॉलो करता है वाइल इन रिटर्निंग जो कि उसने जाते समय या फॉरवर्ड स्टेट में फॉरवर्ड प्रोसेस में फॉलो अप किया था, एंड दैट टू विदाउट लीविंग एनी इफेक्ट ओवर द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अगर सिस्टम आपका वही बात रिटर्निंग में फॉलो अप करता है तो उस प्रोसेस को हम
इरिवर्सिबल, उस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और अगर आपका सिस्टम और सराउंडिंग के ऊपर कोई इफेक्ट छोड़ता है, लीव करता है, तो वो प्रोसेस आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, सो द प्रोसेस 3 to 4 इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। और इस इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपकी इंट्रॉपी की वैल्यू इंक्रीज करती है, इसलिए हम इसे डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं। तो अगर आपने देखा हो तो मैंने इसे डॉटेड लाइन से डिनोट किया है, प्रोसेस 3 to 4, या फिर मैं अगर 3 to 4 दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से। और इस प्रोसेस में इरिवर्सिबल एक्सपेंशन प्रोसेस में ये एक आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, थैल्पिक प्रोसेस, वेयर enthalpy remains constant, so H3 is equal to H4, it remains constant, ये constant रहती है। बाकी आपकी हीट ड्यू टू फ्रिक्शन और समथिंग आपकी एंट्रोपी इंक्रीज कर जाती है, एंट्रोपी इंक्रीजेस। और प्रोसेस 3 to 4 में अगर आप देख पा रहे हो तो प्रोसेस 3 to 4 में जो कि मैंने pH कर्व का दिखा रखा है कुछ ऐसा, अगर आप प्रोसेस 3 to 4 देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी दिखेगी प्रोसेस स्ट्रेट, जिसमें कि इंथैल्पी कांस्टेंट है 3 to 4, इंथैल्पी कांस्टेंट मिलेगी। ये ऐसा कैसे होता है? डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में आप इंथैल्पी के ड्रॉप के लिए जो आप आइसेंथैल्पिक प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो आइसेंथैल्पिक प्रोसेस अकर कराने के लिए थ्रॉटलिंग वॉल्व ना यूज़ करके हम एक कैपिलरी ट्यूब यूज़ करते हैं, कैपिलरी ट्यूब। एंड कैपिलरी ट्यूब इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो, और जब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो होता है इन दैट प्रोसेस प्रेशर रिड्यूसेस, और जब प्रेशर रिड्यूस होता है तो इसी प्रोसेस की ड्यूरेशन में आपका टेम्परेचर, सिंस इट्स एन एक्सपेंशन प्रोसेस, तो आपको साथ ही साथ साइमल्टेनियसली टेम्परेचर का भी ड्रॉप मिलता है। तो एक बार मैं ब्रीफ करूंगा इस चीज़ को। स्टेट 4 पर आपकी लिक्विड स्टेट है, सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट। अब वो एवेपोरेटर में लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करता है, वहाँ के कन्फाइंड स्पेस को उसे कूल डाउन करना है, इस वजह से रेफ्रिजरेंट अपनी स्टेट को या फेज को चेंज करता है बाय एक्वायरिंग दैट कन्फाइंड स्पेस हीट, उसे गेन करके खुद वो वेपराइज या सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट कर लेता है। वो सैचुरेटेड वेपर अब कंप्रेसर में जाता है, बट बिफोर दैट देखिए देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड, सर्टेन अमाउंट ऑफ लिक्विड इज स्टिल प्रेजेंट एट स्टेट 1 बिफोर एंटरिंग टू द कंप्रेसर। तो अगर मान लीजिए कोई लिक्विड रह जाता है तो उस केस में क्या होगा? अगर कोई लिक्विड रेफ्रिजरेंट रह जाता है, वो सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट नहीं होता है, तो सिंस दीज आर द मैकेनिकल कंपोनेंट्स, तो देयर आर वियर एंड टेयर, एंड टू अवॉइड वियर एंड टेयर देयर आर लुब्रिकेंट्स यूज्ड विद इन द कंप्रेसर। वो लुब्रिकेंट्स यूज होते हैं आपके कंप्रेसर में। अब अगर लुब्रिकेंट्स आपके अगर लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करता है तो लुब्रिकेंट वॉश अवे हो जाता है, एंड दैट इज़ द रीज़न वी हैव इंस्टॉल्ड या वी यूज टू इंस्टॉल्ड एन एक्यूमुलेटर। हम इसे एक्यूमुलेटर इंस्टॉल कर लेते हैं, जिसे हम जनरली ऑयल सेपरेटर भी कहते हैं। एक्यूमुलेटर का फंक्शन केवल इतना होता है कि जितना भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट एंटर करता है कंप्रेसर में, वो उसे बिल्कुल सेपरेट कर देता है ऑयल के साथ, वो उसे मिक्सअप नहीं होने देता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, कंप्रेसर क्या करेगा? लो प्रेशर से हायर प्रेशर की तरफ अपलिफ्ट कर देता है। देन आपको जो स्टेट मिलती है, अगर इसमें यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो स्टेट मिलेगी वो सैचुरेटेड वेपर, सुपर हीटेड वेपर की मिलेगी, सुपर हीटेड वेपर की मिलेगी अकॉर्डिंग टू दिस। अगर आपको स्टेट 1 पे सैचुरेटेड वेपर मिलता है तो सुपर हीटेड वेपर मिलेगी। वहाँ से देन अगेन आपका कंडेंसर में हीट का रिजेक्शन होगा। द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंडेंसर शुड बी सफिशिएंट इनफ दैट सो दैट एट द एंड ऑफ द कंप्रेशन प्रोसेस वी वुड बी गेटिंग द सैचुरेटेड और द सबकूल्ड लिक्विड। तो हमें सबकूल्ड या सैचुरेटेड लिक्विड मिलता है। देन इट गोज टू द लाइक कैपिलरी ट्यूब और द एक्सपेंशन डिवाइस। ये आप कैपिलरी ट्यूब में जाता है। कैपिलरी ट्यूब इज एन obstruction to the flow, and in that process your pressure drops away, and during that process, since it's an expansion process, the temperature also reduces or drops away। ठीक है, अब there is a possibility आपका जब कंडेंसर के बाद एक्सपेंशन हो रहा है थ्रॉटलिंग डिवाइस या फिर आपके थ्रॉटलिंग वॉल्व में, तो स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी देयर वुड बी सम वेपर कंटेंट विद इन इट। हो सकता है कि आपका कंडेंसेशन की जो प्रोसेस रही हो कंडेंसर की, उसमें आपका वेपर का पार्ट थोड़ा बहुत रह गया हो, वो पार्ट आपका आगे फर्दर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने में कोई हेल्प नहीं करता है। इस वजह से एक स्ट्रेनर लगाते हैं, एंड फ्रॉम देयर आफ्टर एक्सपेंशन प्रोसेस द
vapor refrigerant or the vapor refrigerant which will not be participating or producing any refrigeration effect is removed. So this is how a domestic refrigerator works. कुछ इस तरीके से ये काम करता है, ठीक है. अब आ जाते हैं एक पार्ट आपका इसके साथ बनता है कि प्रूव दैट COP ऑफ अ हीट पंप इज इक्वल टू 1 + COP ऑफ रेफ्रिजरेटर. तो लेट्स राइट, मैंने कल भी आपको बताया था, जो प्रीवियस लेक्चर था मेरा, मैंने उसमें आपको ये बताया था दैट COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इन जनरल फॉर्मूले के साथ लिखते हैं. COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज गिवन एज Q2, दैट इज़ योर डिज़ायर्ड इफेक्ट यानी कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2, जब मैंने रेफ्रिजरेटर कुछ इस तरह बनाया हो. आप जो भी नोटेशन लेंगे आपको लिखना पड़ेगा दिस इज़ T2 टेम्परेचर विच इज़ टू बी मेंटेन्ड. यहाँ से Q2 अमाउंट ऑफ हीट को कंटिन्यूस में एक्सट्रैक्ट करना है. W वर्क इनपुट देना पड़ेगा अगर हम उसे हायर टेम्परेचर पर थ्रो अवे करना चाहते हैं. हियर T2 इज़ लोअर देन T1 बिकॉज इट्स एन रेफ्रिजरेटर. एंटी क्लॉकवाइज बनेगा. आपने यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट को सप्लाई कर दिया, तो डिज़ायरेबल इफेक्ट आपका Q2 है. Q2 विच इज़ योर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज Q2. सो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कैन बी रिटन एज Q2 which is your desired effect or refrigeration effect divided by work input. ठीक है, तो यहाँ से मुझे मिल गया Q2 divided by Q1 minus Q2 और Q2 divided by W. Since we know that COP of a heat pump क्या होता है, COP of a heat pump is to function of a heat pump is to maintain the temperature of a confined space well above its immediate surrounding temperature. So if a heat pump is there, आप Q2 amount of heat W work input के साथ add on कर दें तो आपको Q1 is equal to W plus Q2 मिलेगा और आपको Q1 amount of heat ही सप्लाई करनी है लगातार in order to the maintain the T1 temperature of a हीट पंप. बाकी सब कुछ सेम रहेगा. हीट पंप रहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ये T2 रहेगा, ये T1 रहेगा. यहाँ पर आप Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करेंगे, यहाँ से Q2 अमाउंट हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे. बट दिस इज़ योर डिज़ायर्ड इफेक्ट इन केस ऑफ योर हीट पंप. तो COP ऑफ हीट पंप वॉज Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2 विच इज Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2. चलिए ठीक है, या W आप लिख सकते हैं इसी चीज़ को. नाउ कीपिंग दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, लेट्स सॉल्व और रिजॉल्व दिस. नाउ लेट्स राइट द COP ऑफ ए रेफ्रिजरेटर. तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर अभी मैंने कहाँ से क्या निकाला था, Q2 W बाई Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2. लेट्स ऐड 1, एक +1 कर देते हैं. +1 में क्या आ जाएगा, Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2. इट मीन्स ये कैंसल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2. अगर मैं COP ऑफ हीट पंप लिखूँ तो मैंने लिखा था Q1 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2. तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखिए. अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1. So this is how it is proved that COP of a refrigerator is COP of heat pump is equal to COP of a refrigerator plus 1. ये प्रूफ करने के लिए आता है आपके AKTU में, 2 मार्क्स में भी आ सकता है और आपको किसी स्टेटमेंट के साथ में दे सकता है. ये 8 मार्क्स या 10 मार्क्स में भी आपको दे सकता है. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है. नेक्स्ट जो भी हमारी क्लास आएगी, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा. कुछ अच्छी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और अगर समय उसमें पर्याप्त रहेगा तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट इज द फंक्शनिंग, हाउ आर लाइक योर विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम वर्क्स. विंडो AC कैसे काम करता है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में, जब हम आपको एयर कंडीशनिंग वाला पार्ट डिस्कस करूंगा मैं. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट गोज़. इफ़ यू आर लाइकिंग माई लेक्चर्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए. अगर आप बेनिफिटेड होते हैं इससे तो काइंडली टेक्स्ट मी, काइंडली इन्फॉर्म मी थ्रू योर टेक्स्ट मैसेज बाय ड्रॉपिंग अ कमेंट. इट विल बी मोटिवेटिंग मी एंड इट विल मोटिवेट मी टू प्रिपेयर more lectures. Thank you so much. Thanks for watching.